नमस्कार बच्चों। आज हम अनुपात विश्लेषण में तरलता अल्पकालीन शोधा अनुपात में 3 अनुपात होते हैं, लिक्विड करंट रेशो, लिक्विड रेशो एक। तो आज हम चालू अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनुपात विश्लेषण का अर्थ क्या है। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों की मदों एवं मदों के समूहों में संबंध निर्धारण एवं प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। ये 2 प्रकार की होती है, साचार्य संबंध एसोसिएटिव रिलेशनशिप, और दूसरा है कारण एंड परिणाम संबंध कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप। जैसे आप समझिए, बेचे गए माल की लागत और कच्चे माल की लागत में साचार्य संबंध है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि कितने इस पर लागत थी और जो माल बेचा है वो कितने में बिका है, इसके बीच संबंध निर्धारित करते हैं। जबकि बिक्री और वह लाभों के में कारण और परिणाम का संबंध होता है। दोनों ही प्रकार के संबंध अनुपातों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। आज हम अध्ययन कर रहे हैं चालू अनुपात। चालू अनुपात का अर्थ है चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के मध्य संबंध को चालू अनुपात अथवा कार्यशील पूंजी अनुपात कहते हैं। यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के मध्य जो संबंध होता है उसे हम करंट रेशो या कार्यशील पूंजी रेशो के नाम से जानते हैं। और ये याद कैसे किया जाता है? करंट रेशो याद करने के लिए करंट एसेट्स है, उस करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज़ का भाग देकर, या फिर आप फॉर्मूला देखिए कि जो हमारे करंट रेशो है वो हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ करने पर जो रेशो आता है उसे हम करंट रेशो कहते हैं। यानी कि जो हमारी चालू संपत्तियां हैं उनको चालू दायित्व से डिवाइड करने पर जो रेशो हमें प्राप्त होता है उसे हम चालू अनुपात या करंट रेशो कहते हैं। अब इसके अंदर जो चालू दायित्व है उनके अंदर कौन कौन सी मदें हैं जिन्हें हम शामिल करते हैं। आप देखिए, चालू दायित्व याद करने के लिए कि कौन कौन से जो दायित्व हैं, जो कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं जो करंट लायबिलिटीज़ में शामिल की जाती है, उनको हम देखते हैं। उनके टोटल के हिसाब से ये हमारे करंट लायबिलिटीज़ पता चलती है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी इसमें करंट दायित्व हैं, कौन से फिक्स दायित्व हैं। तो आप ये देखिए, इसमें देखो लेनदार है, क्रेडिटर है आपके, और देवी पत्र, बिल पे बिल है। ये शॉर्ट टर्म के होने चाहिए, यानी कि 12 माह के, ऐसे नहीं है लॉन्ग टर्म के हों। चालू दायित्व में शॉर्ट टर्म वाले ही शामिल किए जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम करंट लायबिलिटीज़ में शामिल करते हैं। अल्पकालिक ऋण, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म्स नहीं, ओनली शॉर्ट टर्म्स लोन्स और डिपॉजिट्स को चालू दायित्व में शामिल किया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसे हम अदत्त भी कहते हैं, इसको भी हम करंट लायबिलिटीज़ में शामिल करते हैं। इसके अलावा हमारा टैक्स है, वैधानिक बकाया है, इनकम टैक्स है, इन सबों को भी हम करंट लायबिलिटीज़ में शामिल करते हैं। इसके अलावा आप देखिए, कर आयोजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी हमारा करंट लायबिलिटीज़ में आता है। प्रपोज्ड ऑफ डिविडेंड, जिसे हम प्रस्तावित लाभांश, आपका न मांगा गया लाभांश, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये भी हमारा करंट लायबिलिटीज़ में आता है। अग्रिम आय है हमारा, अग्रिम मांगे, कॉल्स इन एडवांस है, परिपक्व दीर्घकालीन ऋण है। और ये आपका देखिए उधारों पर अर्जित ब्याज, ये 12 मदें हैं। इन सब को हम करंट लायबिलिटीज़ में शामिल करते हैं। इनका योग कर हमें चालू दायित्व याद होते हैं। ये जरूरी नहीं कि सारी मदें हों क्वेश्चन में,
जितनी भी मदेश में से होती हैं उन सब का जोड़। ये नहीं है कि बाकी 12 की 12 मदई क्वेश्चन में आनी चाहिए तभी हमें पूरी लाइबिलिटीज़ मालूम होंगी। ये नहीं, क्वेश्चन में जो अवेलेबल है, जो दिया गया है, उनको इसके तालिका के हिसाब से हम पता कर लगाएं कि कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ है हमारी और कौन सी फिक्स्ड है। तो हमें ओनली करंट रेशो निकालने के लिए करंट लाइबिलिटीज़ को ही जोड़ना है। इसी प्रकार जैसे हमने करंट लाइबिलिटीज़ को देखा, उसी तरह हम करंट एसेट्स को भी देखते हैं कि कौन कौन सी चालू संपत्तियां हैं जो हम चालू अनुपात निकालते समय ऐड करेंगे। अब देखिए, इसमें है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। हम जो हमारा बैंक में पैसा है और जो हमारे हाथ में भी पैसा है, उस दोनों चीज़ों को चालू संपत्ति में शामिल किया जाता है। डेटर्स है हमारे, और प्राप्त विपर, ट्रेड्स रेसिबल है। टैक्स को घटाकर, प्रोविजन फॉर टैक्स को घटाने के बाद जो डेटर्स हैं और पत्र हैं उनको हम शामिल करेंगे। स्टॉक है, कच्चा माल है, अनिर्मित माल है, व निर्मित माल है। ये भी हमारा चालू संपत्तियों में ही आता है। इसके अल्पकालीन विनियोग, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यानी कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिससे हमें अर्निंग शॉर्ट टर्म में ही हो जाती है, उसे भी हम चालू संपत्तियों में ही शामिल करते हैं। एक्योर्ड इनकम, जिसे हम अर्जित आय कहते हैं। पूर्वदत्त है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम चालू संपत्ति में शामिल करते हैं। अल्पकालीन ऋण, जो हमारे शॉर्ट टर्म्स लोन्स और डेब्ट्स बैलेंस है, वो भी हमारी करंट एसेट्स में ही शामिल होते हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि अग्रिम भुगतान को भी हम एसेट्स में ही शामिल करते हैं। विनियोगों पर अर्जित ब्याज हमारा इसी में शामिल होता है। और इसके बाद है उद्यम स्थान पर कर कटौती, टीडीएस डेबिट सेस को भी हम एसेट्स में ही शामिल करते हैं। इस तरीके से ये 10 मदें हो गई। बाकी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, उसी के हिसाब से हम करंट एसेट्स याद करते हैं। अब आता है कि रेश करंट दायित्व देख लिए हमने, करंट एसेट्स देख ली। अब उनका टोटल करने के बाद और संपत्तियों को दायित्व से डिवाइड करने के बाद जो रेशो हमें प्राप्त होता है उसे हम करंट रेशो या चालू अनुपात कहते हैं। यानी कि जो हमने दायित्व में 10-12 मदें देखी, संपत्तियों में 8-10 मदें देखी, और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उन सब को हम करंट एसेट्स और करंट दायित्व में शामिल करते हैं। यानी कि जैसे कि अनुपात का नाम ये है कि चालू अनुपात, तो इसमें सारी चीज़ें करंट ही शामिल होती हैं, फिक्स शामिल नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि करंट एसेट्स का योग 40,000 है और जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो 20,000 है। अब हम इसका रेशो निकालते हैं तो जैसे 2:1 आया, तो ये अनुपात हमें ये बताता है कि अल्पकालीन दायित्व का भुगतान करने के लिए संस्था के पास कितनी चालू संपत्तियां हैं। यानी कि अल्पकालीन दायित्व का भुगतान करने के लिए 1% भुगतान करने के लिए संपत्ति कितनी है, 2 है। यदि संस्था का जैसे चालू अनुपात फॉर एग्जाम्पल 2:1 है जैसे ऊपर दिखाया है, तो इसका अर्थ यह है कि चालू दायित्व की प्रत्येक 1 रुपये के लिए संस्था के पास 2 रुपये की संपत्ति है। यानी कि संस्था की इकोनॉमी सिचुएशन सही है, वो जो अपने डेट वो है दायित्व है उनको आसानी से चुका सकती है। अब ये रेशो 2 की जगह 2.5, 3, 4, 5 हो जाता है, तो इसका मतलब एक दायित्व के बदले हमारे पास इतनी संपत्तियां हैं कि हम दायित्व का भुगतान आसानी से कर सकते हैं, और इसका मतलब हमारी फर्म प्रॉफिट में है। यानी कि आप देखिए कि 2:1।
2:1 है। अब ये 2:1 का मतलब है कि एक के पीछे दो एसेट्स हैं, यानी कि एक दायित्व का भुगतान करने के लिए हमारे पास डबल संपत्तियाँ हैं। यानी कि हम सिचुएशन सही है, हम आसानी से उनका भुगतान कर सकते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ दिखाई है कि 1 रुपये के बदले उसके पास 2 रुपये की संपत्ति है और वो उसका आसानी से भुगतान कर सकता है। अब आप किसको किसी भी तरह से देख सकते हैं कि यानी कि रेशो बढ़ता जाता है, इसका मतलब उसके पास एसेट्स ज़्यादा हैं, और रेशो कम हो रहा है तो इसके पास भुगतान करने के लिए एसेट्स हमारे उसके पास कम है। अब इसको आप हाईलाइट करके देख सकते हैं, हमारा रेशो 2:1 है, यानी कि ये हमारा रेशो निकल के आया। इसे ही हम चालू अनुपात कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।